नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट की। बात करेंगे यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो एग्जाम में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। इसके पहले जो 8 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट किया है, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिया गया है, तो सभी इंपॉर्टेंट आपके क्लासेज हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट में। बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संभावित प्रश्न है कि उड़ीसा का विश्वविद्यालय कोणार्क सूर्य का मंदिर निर्माण जो है किसने करवाया था। ये मान लीजिए कोणार्क जो सूर्य मंदिर वह कहाँ पे है, उड़ीसा का ये विश्वविद्यालय है, और इसका निर्माण कृष्णदेव राय, अशोक, चंद्रगुप्त या नरसिम्हा देव ने करवाया था। अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे नरसिम्हा देव की, जी हाँ दोस्तों, यह कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है सूची में भी शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व या पहचान क्या है। क्या वह विमान है, शिखर है, गोपुरम है या मंडप हो जाता है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व या पहचान इसमें से क्या कहला जाएगा, सभी बताइएगा। तो इनमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विमान। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। विमान यानी कि गर्भगृह के ऊपर एक मीनार एक सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह है, और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिलता है, और पहला ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर हो जाएगा। इसके बाद है महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है। रथ है, प्रसाद है, मटिका है या गंधकुटी की बात करें। तो महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिर का जो प्रसिद्ध नाम कहला जाता है, वह आपका कौन सा कहला जाता है, रथ कहला जाता है। जी हाँ दोस्तों, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम जो है रथ मंदिर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर या जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो है जैन मंदिर, यह कहाँ पर स्थित है, तो यह कहला जाता है दोस्तों राजस्थान राज्य की बात करेंगे। सी ऑप्शन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मगध के वंश है, पहले नंद, शिशुनाग, हर्यक, मौर्य, ये 4 दिए गए हैं। चारों को क्रमानुसार बताना है कि कौन सा सही हो जाता है। देखिए, पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की बात की जाती है। हर्यक वंश प्रथम शासक इसमें बिंबिसार था, और अंतिम शासक आपका था नागदशक। इसके बाद आता है शिशुनाग। शिशुनाग में प्रथम शासक शिशुनाग और अंतिम शासक महानंदिन था। इसके बाद आता है नंदवंश तीसरे में। नंदवंश में प्रथम शासक महापद्मनंद का था और अंतिम घनानंद का था। और मौर्य साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिए गए 4, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी को फतेहपुर सीकरी बनाया था। चित्तौड़ और रणथंभौर राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया था। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय शहर का या जीता हुआ शहर। विजय शहर या जीता हुआ शहर, फतेहपुर सीकरी। अगला, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, संटियागो वालाअत्रवा, फजलुर रहमान खान या फरेट्टो की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, वह बात करेंगे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा जो है डिजाइन किया गया था, और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। अगला, छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था? इनका शासक 1680 से 1668 के बीच चला, लेकिन किस वंश का शासक था छत्रपति संभाजी? क्या वह मराठा के थे, नंद के थे, मौर्य थे या हर्यक के थे? तो छत्रपति जो संभाजी हैं जिस वंश के शासक कहला जाते थे वह कहला जाते थे मराठा। जी हाँ दोस्तों, संभाजी शिवाजी का पुत्र मराठा वंश से संबंधित था।
शिवाजी की मृत्यु के बाद इनका पुत्र राजा राम गद्दी पर बैठा। इनका पुत्र कौन था? राजा राम, और गद्दी पर बैठा। संभाजी राजा राम को गद्दी से उतार कर 1680 को सिंहासन रूढ़ हुआ और इसने एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण कवि कलश को प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। किसको? कलश को किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर बात आती है तो सभी लोग जानते हैं कि वह दोस्तों मराठा से ही संबंधित थे, मराठा वंश के शासक थे। बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? तो बाजीराव जो द्वितीय था, बाजीराव पेशवा के नाम से आप, ठीक है, एक मूवी भी बनी हुई है, तो सभी लोग जानते हैं, रणवीर और दीपिका की जोड़ी, बाजीराव मस्तानी जो मूवी है। तो बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? पेशवा की बात करेंगे। बाजीराव द्वितीय पेशवा में से अंतिम था। इसने ही गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलिजली थे, सहायक संधि स्वीकार की थी, जिसे बसीन की संधि के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न दिया गया है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी 1915 में से भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से, इंग्लैंड से, अमेरिका से या रूस से भारत वापस आए थे। तो महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत में वापस आए थे, तो किस देश से वापस आए थे? तो वे कहला जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसी तिथि के उपलक्ष्य में 2001 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष जो है 9 से 11 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 2001 में प्रवासी दिवस 9 से 11 जनवरी, ये ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? जूट, चाय, गेहूं या गन्ना की खेती। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? वह खेती आपकी जूट की खेती कहला जाती है। और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। किसका? दोस्तों ये भी जान लीजिए, जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। अगर गोल्डन फाइबर आए तो जूट ऑप्शन करना है। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील पत्थर साबित हुआ। गठबंधन आंदोलन, इंडोनेशिया चीन संबंध, यूएस वियतनाम युद्ध या ASEAN गठन की बात करेंगे। तो बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील पत्थर का जो साबित हुआ था वह आपको कहला जाता है इंडोनेशिया चीन संबंध की बात करेंगे। और अप्रैल 1955 की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के चैप्टर में, सामाजिक विज्ञान में ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जो है महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो जो महान संगीतकार राज्य के शासक भी था वह कहला जाता है स्वती तिरुनल। ब्रिटिश भारत के ट्रावनकोर का महाराजा स्वती तिरुनल राणा वर्मा था। स्वती तिरुनल राणा वर्मा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे कि पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा समाप्त कर दिया गया था? जो पेशवा का पद था तो किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था पेशवा का पद? तो वह दोस्तों है बाजीराव द्वितीय के बाद। पेशवा जो मराठा प्रशासन के 8 मंत्रियों का समूह हुआ करता था, इसमें से प्रमुख हुआ करता था पेशवा, और पेशवा पद को ब्रिटिश द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में फिर समाप्त कर दिया गया। पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया गया। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किस चार्टर अधिनियम की बात करेंगे? तो ये 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन व चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का अधिकार बने रहने दिया था और व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के अकॉर्डिंग, परंतु मुस्लिम लीग के द्वारा यह अस्वीकार किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया गया था, लेकिन महासंघ का विचार जो है वह नेहरू रिपोर्ट 1928 की बात करेंगे। और महासंघ का विचार सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेहरू रिपोर्ट इसी के नाम से जाना जाता है, मोतीलाल नेहरू। 1784 का
पिट्स इंडिया एक्ट क्या था दोस्तों? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है विनियमन अधिनियम, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस, हावर्ड वेकर, रॉबर्ट टसेल या एंटोनिन रेमंड की बात करेंगे। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का जो वास्तुकार कहला जाता था वह कौन सा कहला जाता था? तो वह हमारा दोस्तों सर एडवर्ड लुटियंस की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थल है स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? देखिए, एलोरा की गुफा है, कुतुब मीनार है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जो है यह स्मारक स्थल यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल नहीं है। देखिए, एलोरा की गुफा जो है यूनेस्को की अगर बात करते हैं तो 1983 में जो है शामिल किया गया था। कुतुब मीनार को 1993 में विरासत में शामिल किया गया। तो एलोरा का 1983 में, कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त या गर्म स्थान कौन सा कहला जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे तप्त स्थान जो कहला जाता है वह हमारा कहला जाता है अल अजिया लीबिया। विश्व में सबसे अधिक तापमान अल अजिया की बात करते हैं 1922 में 57 से लेकर 58 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी का दर्ज में सबसे अधिक तापमान माना जाता है। लेकिन 2012 में विश्व मौसम संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार विश्व में सबसे अधिक जो तापमान है वह 1913 में किया गया था। और कब किया गया था, कहाँ पे किया गया था? अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित जो ग्रीनलैंड रेंज है, वो जो डेथ वैली के नाम से जानी जाती है, वहाँ पे भी 56 से 57 डिग्री दर्ज किया गया था 1913 में। तो 1922 में भी अल्जिया में 57-58 किया गया था, ये भी ध्यान देना है। निम्नलिखित में से देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो ऐसा देश जिनमें कोई भी खनिज निक्षेप ना हो वह देश आपका कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिक जंगल, पर्वत, झील सारे ही चीज़ें पाए जाते हैं जो खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? टैंगा वन, टुंड्रा वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो जब भी देखिए शैवाल और काई से जो बने हमारे मुख्यतः प्रकार के वन कहला जाते हैं वह हमारा टुंड्रा वन कहला जाता है। टुंड्रा वन जो होता है यह शैवालों और काई से बना होता है। यह एक बायोम कहलाता है। क्या कौन सा कहलाता है? बायोम कहलाता है। और टुंड्रा शब्द कहाँ से आया है? फिनिश भाषा से आया है। टुंड्रा जो प्रदेश है 3 प्रकार के होते हैं, एक आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और अंटार्कटिक टुंड्रा। ठीक है, आर्कटिक, अल्पाइन और अंटार्कटिक, ये तीनों टुंड्रा की बात करते हैं। दोस्तों, ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? सदाबहार वन, मानसून वन, शंकुवर्षी वन या मैग्रो वन की बात करेंगे। तो ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, ज्वारीय वन अर्थात मैग्रो वन की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष सहने की अधिक क्षमता होती है। लवणीय जल को सहने की अधिक क्षमता होती है, इसे मैग्रो वन कहते हैं। ये पौधे एक्चुअली डेल्टा, खाड़ी, द्वीपों पर पाए जाते हैं, इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो ज्वारीय वन को मैग्रो वन की बात करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। दोस्तों, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? 7, 12, 25 या 17% है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का जो प्रतिशत कहला जाता है वह आपका 7% कहला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीव एक क्या है? दोस्तों, दीव एक द्वीप है। यह दमन से हटकर है, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र के हटकर पूछा जा रहा है। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि हम प्रश्न यह पढ़ते हैं कि दीव एक द्वीप कहाँ पर है, लेकिन यह पूछा जा रहा है किससे हटकर है। ये और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दोस्तों गुजरात से हटकर है। भौगोलिक दृष्टि से दीव जो है कठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित एक छोटा सा द्वीप कहला जाता है। यह खंबात की खाड़ी में बैरावल पत्तन के निकट है, लेकिन गुजरात से हटकर है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसको भारत की
श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? मैंगलोर, नागपट्टनम, नेल्लोर या कोच्चि की बात करेंगे। तो भारत की श्रिम्प राजधानी किसे कहा जाता है? और वह कहा जाता है नेल्लोर। जी हाँ दोस्तों, नेल्लोर शहर आंध्र प्रदेश में पेन्ना नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी राजधानी जो है आपकी नेल्लोर की बात की जाती है। भारत की श्रिम्प। अगला है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो भारतीय मानक जो समय है जिस रेखांश पर अपनाया गया है वह रेखांश आपका कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है 82-5 ईस्ट रेखांश। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट जो मिर्जापुर से गुजरने वाली 80-5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर से 80-5 रेखांश को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.30 घंटा आगे है। और आपके समय में दिखा होता है ग्रीनविच 5:30 प्लस। ये जब समय आप अंकित करते हैं मोबाइल घड़ी में या किसी घड़ी में तो आपका ये चीज़ें ऑलरेडी दी होती, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी मानी गई है? 4900, 5700, 7500 या 8300 किलोमीटर आंकी गई है, मानी गई है। तो भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग जो है कितनी मानी गई है? तो आप सभी लोग जानते हैं 7500 किलोमीटर जो है मानी गई है। और भारत के मुख्य स्थल खंड में सहारे भारत की समुद्री सीमा की जो गहराई है वह 6100 पाई गई है, लेकिन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तटरेखा को समाहित करने के बाद 7516 किलोमीटर लंबी हो गई, इसलिए 7500 किलोमीटर की बात करेंगे। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर स्थित है? केरल, गोवा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में? तो भारत में जो विशालतम समुद्र तट स्थित हो जाता है वह आपके कहाँ पर स्थित हो जाता है? सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 13 किलोमीटर लंबा समुद्री तट चेन्नई तमिलनाडु में है। कितना है सबसे ज़्यादा? 13 किलोमीटर, नोट कर लीजिएगा। अगर आता है किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 13 किलोमीटर इज द राइट आंसर कर लेना है। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? क्या वह सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है या उत्तराखंड की बात करेंगे? तो चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं वह चुंबी घाटी आपके कहाँ पर है? सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम राज्य में यह लगी है चुंगी घाटी। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगी है, लेकिन सिक्किम राज्य की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में एक रानीगंज है, इसका संबंध किससे है? कोयला क्षेत्र से है या कह सकते हैं लौह अयस्क से, मैग्नीज से या कॉपर से हो जाता है। तो रानीगंज का जो संबंध हो जाता है वह आपके पश्चिम बंगाल में किससे हो जाता है? वह दोस्तों आपके कोयला क्षेत्रों से हो जाता है। जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एक बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र का देश का जो है लगभग कह सकते हैं 35% कोयला प्राप्त होता है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के रानीगंज से देश का 35% कोयला यहीं से प्राप्त होता है। निम्नलिखित मिलान करना है आपका। कोयला, लोहा इस्पात, भूरा कोयला, अभ्रक दिया गया है और यहाँ पे स्थान दिए गए हैं, जगह दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। देखिए जो हजारीबाग है, हजारीबाग जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? आपके अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली जो प्रसिद्ध कहला जाता है वह भूरा कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। झरिया को कहला जाता है वह झरिया किसके लिए है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और राउर केला की अगर बात करते हैं तो वह लोहा के लिए प्रसिद्ध है। एक बार और रिपीट करूंगा। हजारीबाग अभ्रक के लिए, नवेली भूरा कोयला के लिए, झरिया हो गया कोयला के लिए और राउर केला लोहा इस्पात। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट डी, सेकंड सी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। दोस्तों तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को हिमालय कहा जाता है। नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय या जम्मू हिमालय? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को किस हिमालय कहा जाता है? तो वह कहा जाता है असम। जी हाँ दोस्तों, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाला हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वत की बात करेंगे। तो इनमें से जो है किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह आप पश्चिमी घाट की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा जो भ्रंशन है के कारण ही सीधा और खड़ी ढाल वाला है जो पश्चिमी घाट बनाता है। और पश्चिमी घाट के कई नाम होते हैं
जैसे सह्याद्री पर्वत, नीलगिरी और कार्डेमम की बात करते हैं। इसके बाद अगला कि लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? J.A. शुम्पीटर, P.A. सैमुएल्सन, एल्फ्रेड मार्शल या डेविड रिकार्डो की बात करेंगे। तो लाभ के नवाचार सिद्धांतों को किसने जो है प्रतिपादित किया है? तो हम बात करेंगे J.A. शुम्पीटर की बात करेंगे। सभी जानते हैं J.A. शुम्पीटर ने 1934 में लाभ का नवाचार सिद्धांत दिया और इनका कहना था कि उद्यमी मूल्य निर्माण गतिविधियों को जन्म देने की अपनी हैसियत की आय से चक्राकार प्रवाह को विकसित करता है। 1934। अगला जो प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि इनमें से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक, इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। इन बैंकों से संबंधित आएगा, जरूर प्रश्न ये ध्यान दीजिएगा। आपके आयकर से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ये टॉपिक है, बैंक या आयकर से जरूर प्रश्न आएगा। इन टॉपिक को अवश्य क्लियर कर लीजिएगा। बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक या जिसे इंपीरियल बैंक कहा जाता है, अपने नाम से जाना जाता था। तो वह दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। यह आपके औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था, लेकिन इसके बाद 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक किया गया। कब किया गया था भारतीय स्टेट बैंक? 1955 में। कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से, तो वह कहा जाता है 1966 से 69। जी हाँ दोस्तों, ये योजना अवकाश, यह समय जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश बाधित हो जाए। योजना अवकाश 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जो है लागू हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ? 1965। इनमें से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? एल.सी. गुप्ता, नरसिम्हम, चक्रवर्ती, केलकर। जब भी देखिए ऐसी समिति जो बैंकिंग सुधार से बात की जाती है तो वह आपके नरसिम्हम समिति जुड़ी हुई है। नरसिम्हम समिति की अगर बात करते हैं, 1991 में पहली नरसिम्हम समिति की स्थापना की गई थी, जिसे बैंकों में सुधार और वित्तीय समावेशन पर टिप्पणी की गई। लेकिन इस पर दूसरा भी सुधार किया गया है। दूसरा जो सुधार है 1998 में दूसरी नरसिम्हम समिति की स्थापना की गई थी। तो पहले 1991 में, बाद में 1998 में की गई। यदि एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो तो वह गिफिन वस्तु है, समान वस्तु है, निम्नतर वस्तु है या उच्चतर वस्तु हो जाती है। तो जब एक वस्तु की नकारात्मक आय, लोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिरता हो जाती है तो वह आपकी गिफिन वस्तु कहला जाती है। गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि विलासितापूर्ण वस्तुओं के नज़दीक होती हैं, क्योंकि इनके मूल्य जो होते हैं उच्च सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करते हैं। जब उपभोक्ता कम कमाते हैं तो उस समय में गिफिन वस्तुएं नहीं खरीद पाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह संदर्भित है संघ सरकार की, राज्य सरकार की, राज्य की नीति निषेधक तत्वों की, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह किसको संदर्भित करता है? यह दोस्तों भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को जो है संदर्भित करता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनमें से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया? 14, 19, 32 या 29 की बात करें तो किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का जो है प्रावधान किया गया है? वह अनुच्छेद कौन सा कहला जाता है? वह अनुच्छेद दोस्तों कौन सा कहला जाएगा? सभी बताइए। तो वह अनुच्छेद 29 होता है दोस्तों। जब भी अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाती है, अनुच्छेद 29 की बात की जाती है। इसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर जो है प्रदान की गई है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल जनसंख्या समुदाय के अनुपात के आधार पर या रंग के आधार पर की गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता जो है जिस आधार पर की गई है वह आधार है धर्म। जी हाँ, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर की गई।
किससे? धर्म और भाषा के आधार पर। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की व्यावृत्ति संदर्भित करती है, वह कहला जाती है मूल अधिकार। देखिए दोस्तों, संविधान से मुझे लग रहा है 8 से 10 प्रश्न बन रहे हैं, अनुच्छेद और संविधान से। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा है और काफ़ी ये विरल है, इनको समझ पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो ये टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। हो सके आप कमेंट करिए, तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100-200 क्वेश्चन जरूर हम मैराथन क्लास चलाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष, 62 वर्ष, 70 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो वह कहला जाता है 62 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 62 वर्ष की आयु जो है अपना पद जो है धारण कर सकते हैं। और ये जो संशोधन है, ये 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। पहले 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन किया गया 1963 में, फिर 62 वर्ष किया गया। कब किया गया? 1963 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 166, 163, 167, 164। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित की जाती है, अनुच्छेद की बात की जाती है, तो ये आपका हो जाता है अनुच्छेद 167। सभी ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सटीक आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत में राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति कौन करता है? तो सभी लोग जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है राज्यपालों की नियुक्ति? भारत का राष्ट्रपति। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 5 वर्ष तक अपने पद पर जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं, आतंकी एवं विध्वंसक गतिविधियां अधिनियम टाडा, यह निवारक निरोध अधिनियम है। आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा, यह भी आपका अधिनियम है। विदेशी मुद्रा क्रियाएं तस्करी की रोकथाम संरक्षण अधिनियम कॉपी पोसा, यह भी आपका अधिनियम है। लेकिन विदेशी मुद्रा विनिमय यह आपका अधिनियम नहीं है। विदेशी मुद्रा विनिमय ये क्या है? निवारक निरोध अधिनियम नहीं कहलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है संदर्भित करता है। भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का जो प्रतिषेध संदर्भित करता है, वह हमारा कहला जाता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार, अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसा कार्य करने से बचाना है। तो कारखानों आदि बालकों नियोजन प्रतिनिधि अधिनियम भारतीय मूल अधिकार की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानकरण का प्रावधान निम्न से किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निषेधक तत्वों की बात करेंगे, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियम और विनियमों का विधिमानकरण का प्रावधान जो है किसके अंतर्गत आ जाता है? वह दोस्तों आपके भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का मुख्य होता है, वह किसके द्वारा चुना जाता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। 50 प्रश्नों में आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।